अस्सलाम वालेकुम। सियासत टीवी के खुसूसी प्रोग्राम ख़ास खबरों में आपका खैर मकदम है। अब मैं मोहम्मद रियाज अहमद और मेरे साथी इस्माइल ज़बीउल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। बहरहाल नाज़रीन, जहाँ तक खबरों का सवाल है तो आपको बताते हैं कि आज जो हिंदुस्तान की सियासी सूरत हाल है उसके लिए अगर जो बेचैनी पाई जाती है, जो अदम इस्तेहकाम पाया जाता है, उसके लिए नरेंद्र मोदी हुकूमत जिम्मेदार है। लेकिन आपको बता दूं कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी से लेकर वज़ीर दाखिला अमित शाह जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं उस बारे में भी हम आपको बताएंगे। और अब जो अहम खबर आई है, जो अमित शाह का एक बयान आया है, और मैं समझता हूँ कि वो बयान बहुत ज़्यादा अहमियत भी रखता है, इसलिए कि अमित शाह जो कहते हैं वो हो जाता है। अब अंदाज़ा कीजिए कि मगरबी बंगाल का नंबर है और बिहार के बारे में अमित शाह ने वादे तौर पर कहा था कि हम बाआसानी इंतखाबात जीत लेंगे। और आपको ये भी बता दें कि अमित शाह कि इस तरह कहते हैं जैसे वो नतायज खुद निकालते हों या फिर वोट खुद डालते हों या फिर गिनती भी खुद करते हों। तो बहरहाल उन्होंने कहा था बिहार में हम इंतखाबात जीत रहे हैं और वाज़ेह अक्सरियत से कामयाबी हासिल करेंगे। और आपने देखा कि बिहार में किस तरह अवाम एक तरफ थी, पूरे अपोजिशन कायदीन एक तरफ थे, अवाम की तायद और हिमायत अपोजिशन कायदीन को हासिल थी। और ऐसा लग रहा था कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के जलसों में जिस तरह अवाम मोमट पड़ रही थी और मोदी हुकूमत से और नीतीश कुमार हुकूमत से बेजारगी का इजहार किया जा रहा था, और जो दूसरे यानी एग्जिट पोल्स की तरह जो ओपिनियन आ रहे थे आवाम के, उसमें यह कहा जा रहा था कि तेजस्वी यादव चीफ मिनिस्टर बनने के लिए बिल्कुल मौजूद है और इस मरतबा बीजेपी और जेडीयू की हुकूमत गिर जाएगी, उसे नाकामी का सामना करना पड़ेगा। लेकिन अमित शाह ने कहा था कि हम बड़ी आसानी से कामयाबी हासिल कर लेंगे। तो आपने देखा कि बीजेपी और जेडीयू को ज़बरदस्त कामयाबी हासिल हुई। ऐसी कामयाबी के 243 नशस्तों में से 200 से ज़ायद नशस्तों पर इन दोनों पार्टियों ने कामयाबी हासिल की, उनके इत्तेहादियों ने कामयाबी हासिल की और बिहार में हुकूमत बन गई है बीजेपी और जेडीयू की। लेकिन अब अमित शाह, हैरत की बात इसमें कोई नहीं है, अमित शाह कह रहे हैं कि हम मगरबी बंगाल में 2/3 अक्सरियत से कामयाबी हासिल करेंगे। तो इसका मतलब यह है कि तमाम तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं। बिहार में जिस तरह कामयाबी हासिल की गई उसी तरह मगरबी बंगाल में कामयाबी हासिल करने के लिए, और राहुल गांधी ने और तेजस्वी यादव ने, अपोजिशन कायदीन ने जिस तरह कहा था कि इलेक्शन कमीशन के साज़बाज़ के साथ बीजेपी हुकूमत इंतखाबात में कामयाबी हासिल करती जा रही है। अब सवाल यह पैदा होता है कि क्या अमित शाह ने जिस तरह कहा है कि हम 2/3 अक्सरियत से मगरबी बंगाल में कामयाबी हासिल करेंगे, तो क्या अब नतीजा यानी तय कर लिया गया है, नताइज तय कर लिए गए हैं और हुकूमत कौन बनाएगा, चीफ मिनिस्टर कौन बनेगा, यह भी तय कर लिया गया है? यह सोचने वाली बात है। और इस सिलसिले में अपोजिशन को चौकस हो जाना चाहिए और अपोजिशन को तमाम इदारों पर, खास तौर पर आप देखेंगे कि जिस अंदाज में बीजेपी हुकूमत पर इल्जाम आयद किया जा रहा है कि इलेक्शन कमीशन के साथ साज़बाज़ के जरिए हुकूमतें बनाई जा रही है, इख्तिदार हासिल किया जा रहा है, तो फिर अपोजिशन को भी तैयारी पूरी कर लेनी चाहिए और ऐसे मुकामात पर निगरानी करनी चाहिए जहां पर ये पर ना मार सकें। तो बहरहाल अमित शाह कह रहे हैं कि आपने देखा किस तरह महाराष्ट्र में, हरियाणा में, और साथ साथ आप देखेंगे कि बिहार में हुकूमत हासिल की गई। और ये हाल हो गया है कि अब 2024 की भी उन्होंने मिसाल दी कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी तीसरी मरतबा वज़ीर-ए-आज़म बने हैं, तो बड़ी बड़ी शेखी बगार रहे हैं अमित शाह, और इस मामले में मोदी भी पीछे नहीं है। तो बहरहाल हम चलते हैं इस्माइल ज़बीउल्लाह की तरफ और पूछते हैं कि आखिर क्या अमित शाह के पास अलाउद्दीन का चिराग आ गया है, क्या अमित शाह के पास जादुई चिराग आ गया है, या ऐसी ताकतें आ गई है, ऐसी शक्ति आ गई है कि वो कह देते हैं कि हम जीतेंगे तो जीत जाते हैं, या फिर ये धोखाधड़ी, हेरा फेरी और साज़बाज़ का कोई गेम है? देखिए, ये हमेशा ये वतीरा रहा है बीजेपी का। रियाज साहब के इंतखाबात से कबल बुलंदबांग दावे करते हैं और अगर वो सच बैठ जाते हैं तो देखो हमारा प्रिडिक्शन था, और वो जो है सियासत के चाणक्य बनकर उभर जाते हैं। अमित शाह अक्सर ये कहते हैं। अमित शाह एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से वहाँ पर खिताब कर रहे थे मगरबी बंगाल में। उन्होंने अफसोस की बात यह कि एक 2/3 से जीत का एक तरफ दावा पेश किया, दूसरी तरफ तृणमूल कांग्रेस हुकूमत को वो बदउनवान करार दे रहे हैं। जी हाँ। देखिए, ताजुब की बात है, वो पार्टी जिस पर सबसे ज्यादा इलेक्टोरल बॉन्ड से चंदा वसूली का इल्जाम है, इल्जाम का ये हकीकत है, ये हकीकत है, ये वाजे हो गया है, क्योंकि इलेक्टोरल बॉन्ड्स में सब 6088 करोड़ रुपए इलेक्टोरल बॉन्ड से जो है उन्हें मिले हैं। और फिर हमने देखा कि सीबीआई के जिसके पीछे लगी, वो जब इनसे अप्रोच होते हैं, बीजेपी से अप्रोच होते हैं और उनके ऊपर पूरे मुकदमात खत्म हो जाते हैं। वो महाराष्ट्र की बात ले हम,
कर्नाटका की बात करें या बिहार की बात करें, बिहार में दावा किया गया था, बिहार में एक मुनज़्ज़म तरीके से इंतखाबात को उसके के खिलाफ में साजिश की गई और 60 लाख अकाउंटों में इंतखाबात की तारीखों के ऐलान के बाद महज एक माह के अंदर 60 लाख खवातीन के अकाउंट में 10-10 हज़ार रुपये डाले गए। इससे बड़ी बदउनवानी क्या हो सकती है? और अमित शाह ये कह रहे हैं कि टीएमसी बदउनवान है। ठीक है, टीएमसी की बदउनवानी अपनी जगह पर है। वहां पर बीजेपी मुसलसिल 2014 के बाद से मुसलसिल कोशिश ये कर रही है मगरिबी बंगाल में कि वहां पर जो है इख्तिदार हासिल कर सके, मगर ऐसा लग रहा है कि ममता बनर्जी ने जिस किस्म का जाल बुना है, जिस किस्म का काम उन्होंने किया है, देखिए 35 साल कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट के इख्तिदार को उन्होंने बेदखल किया और फिर वो इख्तिदार में, और एक बार चीफ मिनिस्टर बनने के बाद अब मुसलसिल वो चीफ मिनिस्टर है। 20 साल लगभग उनको हो गए हैं वहाँ की मगरिबी बंगाल की चीफ मिनिस्टर रहते हुए, मगर कोई सियासी जमात बीजेपी के तृणमूल कांग्रेस के मुकाबले में खड़ी नहीं रह सकी। और अमित शाह भी ये दावा कर रहे हैं, जैसा कि आपने कहा, हो सकता है कि कोई जादू की छड़ी अमित शाह के हाथ को लग गई है, वो जो फिराएंगे वो ईवीएम मशीनों पर और जो है वोट तब्दील हो जाएंगे और 2/3 अक्सरियत से अमित शाह वहां पर जीत जाएंगे। एक हवा बनाया जाता है इस तरीके के बयानात के जरिए। जो बीजेपी के कारकुन है मगरिबी बंगाल में, उनके अंदर हौसला बढ़ाने के लिए ये काम किया जाता है। रियाज साहब, जी जी, बहरहाल नाज़रीन, आपको बता दूं कि जहाँ तक अमित शाह का कहना है कि उनका दावा है कि 2/3 अक्सरियत से हम मगरिबी बंगाल में कामयाब होंगे, तो आप अंदाज़ा कीजिए कि किस तरह की बदगुमानियों का मंसूबे बना लिए गए हैं, किस तरह हेरा फेरी के मंसूबे बनाए गए हैं। शायद इस सिलसिले में ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस है, उसे चौकस हो जाना चाहिए। और वैसे भी आप अंदाज़ा कीजिए कि अगर बदगुमानी की बात की जाती है, करप्शन की बात की जाती है, तो सिर्फ ममता बनर्जी और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का तकाबुल कर लीजिए। मिसाल के तौर पर अगर वज़ीर आज़म का सूट देखेंगे तो उसका जो बोली लगाई जाती है 14 लाख या 15 लाख रुपए बोली लगाई जाती है। वो सूट जो ज़ेब तन करते हैं, चाहे वो ट्रंप आओ या पुतिन आओ, तो उसकी कीमतें भी लाखों में होती है। यहाँ तक कि वज़ीर आज़म का जो नाश्ता होता है वो भी हज़ारों में होता है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर इन दोनों का तकाबुल किया जाए, क्योंकि शख्सियत का भी तकाबुल किया जाए, तो पता चलेगा कि ममता बनर्जी जो पेंटिंग करते हुए या किताबें लिखते हुए उसे जो आमदनी हासिल होती है उससे अपना गुजारा करती हैं, और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी तो फ़कीर है, जो क्योंकि वो खुद अपने आप को फ़कीर कहते हैं। 1.5 लाख का नाश्ता करता है, 1.5 लाख का, ये देखिए ऐसा फ़कीर है जो 1.5 लाख का नाश्ता करता है। तो मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान का हर फ़कीर इस तरह हो जाए तो फिर हिंदुस्तान में गुर्बत बाकी नहीं रहेगी, ना गदागरी का सिलसिला जारी रहेगा। तो बहरहाल नाज़रीन, हम आपको बताते हैं कि किस तरह अगर दोनों के लिबास का अगर मुआवजा किया जाए, तकाबुल किया जाए, या दोनों की कंपैरेटिव स्टडी की जाए, तो पता चलेगा कि किसके लिबास कीमती होता है, किसका लिबास इंतहाई सादा होता है। तो बहरहाल लाखों का लिबास वज़ीर आज़म ज़ेब तन करते हैं, और ममता बनर्जी की अगर लिबास की बात करते हैं, जो साड़ी वो ज़ेब तन करती हैं, इस कदर कॉटन की साड़ी होती है और इसकी कीमत मैं समझता हूँ कि 1000 रुपये से ज़्यादा नहीं होती है। वज़ीर आज़म जो शूज़ या सैंडल पहनते हैं उसकी कीमत लाखों में होती है, लेकिन अगर ममता बनर्जी की अगर आप स्लीपर की बात करेंगे या चप्पल की बात करेंगे तो 75 रुपये या 150 रुपये से ज़्यादा नहीं हो सकती। इसी तरह ममता बनर्जी का जो बैग है वो अगर आप देखेंगे और उनकी जो गॉगल्स हैं वो देखेंगे तो बहुत ज़्यादा से ज़्यादा 1000 रुपये की कीमत होगी, लेकिन वज़ीर आज़म जो गॉगल्स या ऐनक इस्तेमाल करते हैं उसकी कीमत खुद वज़ीर आज़म से आप पूछ सकते हैं। तो करप्शन कहाँ है, आप अच्छा तरह अंदाज़ा लगाइए, दोनों की तस्वीरें सामने रखिए और देखिए, उनकी शख्सियत को देखिए, उनके लिबास को देखिए, उनके चाल चलन को देखिए, तो तब आपको पता चलेगा कि कौन करप्टेड है या किसके हुकूमत में करप्शन नुक्ते उरूज पर पहुंच गया है। बहरहाल ममता बनर्जी के लिए और कांग्रेस के लिए बहुत, मैं समझता हूं कि ये यानी खतरे की घंटी है कि वो अमित शाह ये कह रहे हैं कि हम 2/3 अक्सरियत से कामयाबी हासिल करेंगे, इसलिए पूरे तृणमूल कांग्रेस के जो कारकुन हैं उन्हें चौकस कर देना चाहिए, बूथ लेवल से चौकस कर देना चाहिए, ताकि अगर इलेक्शन कमीशन के जरिए भी बदगुमानी करवाई जाए, वैसे तो हम इलेक्शन कमीशन पर इल्ज़ाम आयद नहीं करते, बल्कि राहुल गांधी ने 1 नहीं 2 नहीं 3 मरतबा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए और आपको देखिए पावर प्रेजेंटेशन के जरिए ये साबित किया कि बीजेपी और इलेक्शन कमीशन में चीफ इलेक्शन कमिश्नर के दरमियान यानी साजबाज है। उसके बावजूद आप देखा कि यानी बिहार के नतायज किस तरह आए हैं, मगरिबी बंगाल के भी उसी तरह आएंगे। तो बहरहाल ये तो अमित शाह रहे हैं और शेखी
बाजी में तो इनका कोई जवाब नहीं है। तो बहरहाल एक और खबर की जानिब चलते हैं नाजरीन, जो खास खबरें हमारे पास है हम आपको बताते हैं। आप अंदाजा कीजिए कि हर साल जब खत्म होता है तो उस मौके पर डीजीपी जो पुलिस का सरबराह होता है वो एक सालाना रिपोर्ट जारी करता है, जैसा कि कमिश्नर पुलिस हैदराबाद ने भी सालाना रिपोर्ट जारी की। तो बहरहाल डीजीपी शिवधर रेड्डी ने आज एक सालाना रिपोर्ट जारी की जिसमें पुलिस की कारकर्दगी का यानी बताया गया कि किस तरह पुलिस ने कारकर्दगी का मुजाहरा किया। तो बहरहाल लॉ एंड ऑर्डर के बारे में हमारे डीजीपी का कहना है कि अंडर कंट्रोल यानी कंट्रोल में है। इसके अलावा उन्होंने ये भी खातून जो पुलिस अहदेदार हैं उनकी खास तौर पर हमारे डीजीपी ने सताइश की है, और उन्होंने ये भी कहा कि ग्लोबल जो समिट थी तेलंगाना राइजिंग ग्लोबल समिट वो गैर मामूली तौर पर कामयाब रही। उस मौके पर भी पुलिस ने शानदार इंतजाम किए। मिस वर्ल्ड का जो मुकाबला हुआ उसके लिए भी तेलंगाना पुलिस के इंतजाम काबिल तहसीन है। लेकिन नाज़रीन आपको बता दूं कि उस वक्त एक नाखुशगवार वाक़या पेश आया था, और उस वाक़े में कौन मुलविस है और कौन हैदराबाद की बदनामी का बायस बना, इस बारे में भी हम आपको एक रिपोर्ट में ज़रूर बताएंगे। लेकिन आपको बता दूं कि उसमें मिस जो इंग्लैंड थी उनके साथ बदतमीज़ी की गई थी और उन्होंने उसका वॉकआउट कर दिया था और वापस हो गई थी अपने मुल्क। और उन्होंने वहाँ जाकर कहा था कि कुछ लोगों ने उनके साथ यानी जो वहाँ के मोज़िज़ीन हैं उनके बिस्तर या दस्तर की यानी शान बढ़ाने की बात की थी। तो बहरहाल उन सिलसिले में 2 अफराद की निशानदेही भी की गई थी। लेकिन आपको बता दूं कि यानी एक जो जहदकार हैं सोशल मीडिया के और एक लीडर भी हैं, सियासतदान भी हैं, उन्होंने ख़ास तौर पर इस सिलसिले में एक ट्वीट किया था। ट्वीट में किसी का नाम भी नहीं लिया था, लेकिन आपको बता दूं कि उस वक्त फ़हीम कुरैशी जो टिमरिस के अब नायब सदर-ए-नशीन हैं तो उन्होंने उनके खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई थी। हालांकि आपका नाम भी नहीं लिया गया था और आपके बारे में कुछ बात भी नहीं की गई थी, लेकिन उन्होंने शिकायत दर्ज करवाई थी। तो इस वाक़े की तहक़ीक़ात ये कहा जा रहा है कि लोग मुतालबा कर रहे हैं कि इस वाक़े की तहक़ीक़ात की जाए। तो बहरहाल हम आपको बता रहे थे कि किस तरह हमारे डीजीपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब किया और बताया कि लोक अदालत के ज़रिए 7 लाख मुकदमात की यकसोई की गई है। इसके अलावा ये भी कहा गया है कि तेलंगाना में साइबर क्राइम के जो वाक़यात पेश आ रहे हैं हमारे ज़बी साहब, उसमें 3% का इजाफा हुआ है और तेलंगाना में जराइम की शरह 2.33% कम हुई है, ये हमारे डीजीपी ने बताया है। और ये भी कहा है कि साल 2025 जो अब गुजरने को है, बिल्कुल करीब है, तो उस साल तकरीबन 2.28 लाख केसेस यानी दर्ज किए गए, यानी 2,28,000 केसेस दर्ज किए गए और 4 केसेस में सजाए मौत को फाइनलाइज किया गया। 2016 वाक़यात में 320 लोगों को सजाए उम्र कैद सुनाई गई, ये हमारे डीजीपी ने बताया है। और जो बच्चों पर मज़ालिम है या जिनसी हमलों के वाक़यात है वो तकरीबन 144 केसेस दर्ज किए गए हैं। और इसके अलावा ड्रग केसेस में 30% इजाफा हुआ है। यानी रियासत की बात कर रहा हूँ, हैदराबाद की नहीं बात कर रहा हूँ, बल्कि रियासत में मंशियात की स्मगलिंग, मंशियात के इस्तेमाल और मंशियात के पकड़े जाने के वाक़यात में 30% इजाफा हुआ है, ये हमारे डीजीपी ने कहा है। इसके अलावा ईगल टीम के बारे में उन्होंने बताया कि रियासत में उस टीम ने जारिया साल यानी 2025 में 173 करोड़ के मंशियात जब्त किए हैं। और हमारे डीजीपी का ये भी कहना था कि तकरीबन ख़वातीन पर हमलों के वाक़यात में 2.90% इजाफा हुआ है और 248 ख़वातीन को साल 2025 में रियासत भर में कत्ल किया गया है। रेप केसेस या फिर रेप केसेस में 13%, अगवा में 10% और आपको बता दूं हिरासानी के जो केसेस हैं उसमें 9% कमी आई है। हमारे डीजीपी ने ये बात की है। तो ज़बी साहब आप देखेंगे कि ख़वातीन के मामले में ये कहा जा रहा है कि 248 ख़वातीन का कत्ल किया गया। जी देखिए रियाज साहब, हम अगर मजमूई तौर पर अगर देखें तो 2024 के मुकाबले में 2025 में कुछ हद तक जराइम में कमी आई है, इस तरीके की रिपोर्ट पेश की गई है। मगर हम देख रहे हैं कि मंशियात का जो चलन है 2024 के मुकाबले में 2025 में बढ़ा है। कत्ल के वाक़या जो है शहर के मसरूफ़ तरीन इलाक़ों में, नवाही इलाक़ों में
हमने हालिया अरसे में देखा कत्ल की वारदातें जो है, जी जी इक़दाम कत्ल की वारदातें जो है वो इजाफा हुए हैं। जी जी हमने असमत रेजी के वाक़यात और ख़वातीन के साथ जिनसी बदसलूकी के वाक़यात भी हमने दर्ज किए हैं, रिपोर्ट हमने उस पर भी पेश की है। हालिया कुछ दिनों में इस पर इजाफा हुआ है। यकीनन रिपोर्ट जिस तरीके की पेश की गई है वो बेहतर है, मगर मज़ीद बेहतरी की ज़रूरत है। देखिए, जराइम से पाक माशरा जो है वो वहाँ पर तरक्याती काम जो है वो बड़े तेज़ी के साथ होते हैं। तरक्की में अगर रुकावट अगर कुछ बनती है तो वो जराइम बनते हैं। जराइम पेशा अफराद और फ़िरक़े वाराना ज़हनीत के हामिल लोग, शरपसंद अनासिर जो है किसी भी रियासत की तरक्की में सबसे अहम रुकावट रहते हैं। तो ये रुकावटों को दूर करना पुलिस का काम है, पुलिस की जिम्मेदारी है। पुलिस अमन व सुकून को कायम रखने, नज़्म नस्क को बरकरार रखने के लिए जो भी किस्म के इक़दामात दरकार होते हैं, क्योंकि देखिए पुलिस को तमाम किस्म के इख्तियारात होते हैं और रियासत के चीफ मिनिस्टर भी ये कभी नहीं चाहेंगे कि रियासत में जो है इंतशार का माहौल हो, क़त्ल व गारतगिरी के वाक़यात हो, मंशियात। देखिए, तेज़ी के साथ हैदराबाद तरक्की कर रहा है। ये कई रिपोर्ट्स है, एक रिपोर्ट ये भी है कि आए दिन 5,000 लोग मुख्तलिफ अजलाओं से तेलंगाना के और मुख्तलिफ रियासतों से तेलंगाना हैदराबाद की तरफ रुख कर रहे हैं। तो यहाँ पर ट्रैफिक बढ़ रही है, शहर बढ़ रहा है। शहर को 4 जोन में बांट दिया गया है, अब शहर को वसी कर दिया गया है। 27 म्यूनसिपैलिटीज़ जो है उसको शहर में शामिल किया गया है। तो बहुत सारे और मज़ीद आने वाले दिनों में जो है ख़तरात हैं, आने वाले दिनों में बहुत सारे असलाहत दरकार होंगे। तो हुकूमत को और पुलिस को मुश्तरका तौर पर एक मजबूत हिकमत अमली के ज़रिए से रियासत को जराइम से पाक बनाने के लिए मज़ीद सख्त इक़दाम उठाने की ज़रूरत है। बहरहाल नाज़रीन, आपको बता दूं कि जहाँ तक लॉ एंड ऑर्डर का सवाल है, पुलिस की जिम्मेदारी होती है। अगर पुलिस चाहे तो लॉ एंड ऑर्डर को कोई नहीं बिगाड़ सकता। अगर पुलिस खामोशी इख्तियार करती है तो फिर समझिए कि लॉ एंड ऑर्डर तबाह व बर्बाद होकर रह जाता है। वैसे भी अगर आप, जैसा कि इस्माइल ज़बीउल्लाह ने जिक्र किया है कि बैरूनी जो रियासतें हैं, दूसरी रियासतें हैं, वहाँ से लोग आ रहे हैं, तो इस सिलसिले में बहुत यानी पुलिस की जिम्मेदारी बनती है कि उन पर नज़र रखें। इसलिए नज़र रखें कि आपने देखा कि हालिया अरसे के दौरान जिस कदर सरखा के वाक़यात पेश आए हैं या फिर कत्ल व गारतगिरी की वारदातें पेश आई है, रहज़नी की वारदातें पेश आई है। गन कल्चर देखिए, तेलंगाना में या हैदराबाद में कभी गन कल्चर नहीं था, अब यहाँ गन कल्चर भी फ़रोग़ पा रहा है। तो ऐसे में तबाही और बर्बादी आ सकती है। इसलिए इन बैरूनी शहरियों पर भी नज़र रखना बहुत ज़रूरी है, उनकी सरगर्मियों पर नज़र रखना ज़रूरी है। हाँ, ये मेहनत के लिए आ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर तबाही और बर्बादी के लिए आ रहे हैं तो ये बहुत ही ख़तरनाक बात है। आप अंदाज़ा कीजिए कि पहले हमारे हैदराबाद में बार बार यानी बात पर कोई त्यौहार नहीं मनाया जाता था, जुलूस नहीं निकाले जाते थे। अब आए दिन, हर हफ्ता 15 दिन में एक जुलूस निकाला जा रहा है। ये हैदराबादियों की नहीं, बल्कि मैं समझता हूँ कि जो बैरूनी रियासत से आए हैं उनकी ये कारस्तानी है, और वो इस कदर जहरीले होते हैं। ख़ासतौर पर शुमाली हिंद में आप देखेंगे किस तरह मुस्लिम दुश्मनी की जाती है, वो जहर हैदराबाद में मुंतकिल किया जा रहा है। इस मामले में हैदराबादियों को और हुकूमत को और पुलिस को बिल्कुल चौकस रहना चाहिए। तो बहरहाल हम बात कर रहे थे डीजीपी शिवधर रेड्डी के प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जो उन्होंने सालाना रिपोर्ट जारी की है। और आपको ये बता दें कि उन्होंने बड़े फ़ख्र से कहा कि हमने ग्लोबल तेलंगाना राइजिंग ग्लोबल समिट जो गैर मामूली इजलास था यानी फ्यूचर सिटी में, उसका कामयाब इनेकाद अमल में लाया गया और पुलिस ने बेहतरीन इंतजाम किए। मिस वर्ल्ड का इनेकाद अमल में आया, वो भी कामयाब रहा है। इसी तरह उन्होंने ये भी कहा कि ग्राम पंचायतों के 3 मरहलों के जो इंतखाबात हुए हैं वो भी कामयाब रहे हैं। और इस सिलसिले में उनका ये भी कहना था कि नेक्सलाइट्स की जो यानी सरगर्मियां हैं वो ठप होकर रह गई है। और ख़ास तौर पर 2025 में 509 नेक्सलाइट्स ने खुद सुपुर्दगी इख्तियार की है और अपने आप को सरेंडर किया है, जिसमें से 481 नेक्सलाइट्स छत्तीसगढ़ में सरगर्म थे, उन्होंने यहाँ आकर हथियार डाल दिए हैं। जबकि 21 का जो ताल्लुक़ है वो तेलंगाना से था और एक आंध्र प्रदेश से और एक महाराष्ट्र से ताल्लुक़ रखता था। तो बहरहाल ये बातें तो इन्होंने कही है, लेकिन एक बात ज़रूर है कि जहाँ तक नक्सलाइट तहरीक का सवाल है, अब ऐसा लग रहा है कि वो दम तोड़ रही है। और अगर वो दम तोड़ रही है तो फिर समझिए कि जो यानी वडेरे जो कहा जाता है, वो ज़बान में एक पाकिस्तानी ज़बान में भी कहा जाता है, वडोरे ज़मींदार और ये जो सरदार होते हैं, यहाँ पर इसकी कोई जगह नहीं है। हिंदुस्तान में जमहूरियत है। तो बहरहाल हो सकता है कि ये इन पर नज़र रखने की ज़रूरत है। जागीरदाराना निज़ाम फिर फ़रोग़ पाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, ज़रूर। यकीनन देखिए, नक्सलाइटों की हद तक जो देखिए गैर समाजी सरगर्मियाँ
कहा वो किसी भी सूरत में हो, कहा वो नक्सलाइटों की सूरत में हो या फिर ये गुंडागर्दी की सूरत में हो, कातिलों की सूरत में हो, गैर समाजी सरगर्मियाँ जो है एक महज़िब माशरे का हिस्सा नहीं होती। लेकिन ये कहा जाता है ये जो हथियार जब नक्सलाइट उठाते हैं तो वो जुल्म और ज़्यादती जब बढ़ जाती है तो उसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाने के लिए, लेकिन वो जो तरीक़ा इख्तियार करते हैं वो गैर जमहूरी है, वो जमहूरियत में उसके लिए कोई गुंजाइश यहाँ पर नहीं है। और जहाँ तक आपने तफसीलात पेश की और बहुत सारे तफसीलात की, लेकिन मिस वर्ल्ड के हवाले से भी आपने बड़ी प्यारी जी जी जी। तफसीलात आपने पेश की। एक चीज़ है कि वो सारे मामले की अगर शफाफियत के साथ अगर जांच हो जाती है तो यकीनन जो धब्बा हैदराबाद पर उसके हवाले से लगा है, मिस वर्ल्ड के जो वाक़या जो अफसोसनाक वाक़या, एक पार्टिसिपेंट जो है वो छोड़ दे के बीच मुकाबले से वो चले जाती है और नाराज़गी का इजहार करती है और जाकर ये कहती है कि किसी ने उन पर दबाव डाला कि उनके बिस्तर की वो जीनत बने। जी तो जी। वो वाक़या है, वो जो इल्ज़ामात अगर हैं तो उसकी भी वजाहत होनी चाहिए, उस पर साफ़ और शफाफ तरीके से तहकीकात के ज़रिए जो है उसको वो जो धब्बा हैदराबाद की शनाख्त, देखिए हैदराबाद जो है सारी दुनिया में मेहमान नवाजी के लिए मशहूर है। जी हाँ जी। हैदराबाद जो है, हैदराबाद की हॉस्पिटैलिटी, हैदराबाद की सकाफत जो है वो उससे मरूब होकर लाखों की तादाद में लोग शहर हैदराबाद का मुशाहिदा करने के लिए दुनिया भर से आते हैं, हिंदुस्तान भर से आते हैं। तो उसकी जो गंगा जमुना तहजीब है, उसकी हम फ़िरक़े वाराना हम आहंगी है और उसकी हैदराबाद की जो हॉस्पिटैलिटी है, हम किसी को उसको मुतासिर करने नहीं देंगे। कहा वो ये जो कल्प्रिट हैं, जो मतलब मिस वर्ल्ड वो जो वाक़े में जो कल्प्रिट है उनके लिए, या फिर ये राजा सिंह जैसे टुटपुंजे हैं, इनको कभी हैदराबाद की जो पुरअमन फ़िज़ा है, हैदराबाद की तहजीब को हम मुतासिर होने नहीं देंगे। ये हुकूमत की जिम्मेदारी है कि वो जो दाग लगा है, वो जो धब्बा लगा है, उसको शफाफियत के साथ धो दे। बिल्कुल आपने सही कहा। बहरहाल नाज़रीन, आपको बता दूं कि जहाँ तक अदालतों का सवाल है, जहाँ तक निफाज कानून की एजेंसियों का सवाल है, पुलिस का सवाल है, उन्हें कम अज़ कम 2026 में होशियार हो जाना चाहिए, कम अज़ कम। इसलिए कि आप देखेंगे कि इश्तियाल अंगेज़ी के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने वाज़े तौर पर मरकज़ी हुकूमत को और रियासती हुकूमतों को हिदायत जारी की थी कि जो कोई इश्तियाल अंगेज़ी करता है या इश्तियाल अंगेज़ बयान देता है या फिर माशरे के में नफरत और अदावत पैदा करने की कोशिश करता है तो उसके खिलाफ फौरी कार्रवाई करनी चाहिए, चाहे वो किसी भी आला ओहदे पर फायज क्यों ना हो। अब अंदाज़ा कीजिए कि हैदराबाद से ताल्लुक़ रखने वाला एक रुकन असेंबली है जो बीजेपी से ताल्लुक़ रखता है, लेकिन बीजेपी ने उसे सस्पेंड कर दिया है। वो दूसरी रियासतों का दायरा करते हुए मुसलमानों के खिलाफ छापा मार कार्रवाइयों के लिए तैयारियां करने का मंसूबा बनाता है। कितनी शर्म की बात है। क्या अदालतें सो रही है? क्या पुलिस सो रही है? जिन रियासतों में उसने इस तरह की बकवास की है, क्या उसे गिरफ्तार नहीं किया जा सकता? उसे फौरन गिरफ्तार करना चाहिए और मैं समझता हूं कि लात मार के गिरफ्तार करना चाहिए ताकि दोबारा हिम्मत ना कर सके कि हिंदुस्तानी के खिलाफ छापा मार कार्रवाई करे। क्या हिंदुस्तानी जो है, क्या वो दूसरे मुल्क के हैं? क्या हिंदुस्तानी एक अलहदा मुल्क बना रहे हैं जो इस तरह की वो बातें कर रहा है? इस तरह की बातें अलहदगी पसंद की बातें होती हैं और इसे मैं समझता हूं कि लात मार कर कानून के हवाले कर देना चाहिए, उसे कैफर किरदार तक पहुंचाना चाहिए। आज डीजीपी हो या रियासती हुकूमत हो, रेवंत रेड्डी की हुकूमत भी क्यों ना हो, अगर ये इस तरह की बकवास करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं करते? ये अब आवाम सवाल करने लगे हैं। आखिर हुकूमत कांग्रेस की है या बीजेपी की हुकूमत है, ये सवाल किया जा रहा है। अगर वो इश्तियाल अंगेज़ी करता है, बीजेपी कायदीन इश्तियाल अंगेज़ी करते हैं, लात मारिए, जब दोनों को जेल की सलाखों के पीछे ढकेलिए। ये मत देखिए कि वो किस ओहदे पर फायज है, क्योंकि वो हिंदुस्तान को नुकसान पहुंचा रहा है, हैदराबादी तहजीब को नुकसान पहुंचा रहा है, गंगा जमनी तहजीब को नुकसान पहुंचा रहा है। तो ये खाती नहीं है, ये खाती है और इसे मैं समझता हूं कि लात मार के अंदर करना चाहिए, लेकिन ये नहीं करना चाहिए कि उसे गिरफ्तार करेंगे तो फिर एक मुस्लिम नौजवान को आप गिरफ्तार कर लेंगे ताकि बैलेंस बताया जाए, जबकि ये खाती है, इसे गिरफ्तार किया जाना चाहिए। यकीनन खाती है, गिरफ्तार किया जाना चाहिए। और भी छापामार कार्रवाइयाँ, किसके देखिए लिए? ऐसा है कि ये बाजा सिंह, राजा सिंह, हुएवर जो भी है, वो रुकने असम्बली जिसको मुअत्तल कर दिया गया है, बीजेपी ने मुअत्तल कर दिया है, गोशा महल के रुकने असम्बली है वो, ये उनका जो वतीरा रहा है, जब कभी भी वो ज़बान खोलते हैं तो सिर्फ ज़बान से, मुँह से उन्होंने वो नफ़रती उगलते हैं। महाराष्ट्र के मुख्तलिफ़ इलाक़ों में वो आजकल दौरे पे है और वहाँ पर उन्होंने वो उनकी इस किस्म की तकारीर जो है वो सोशल मीडिया पर वायरल होती है। सोशल मीडिया पर भी हम ये कह रहे हैं कि ये मतलब कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो, वो इस तरीके के कंटेंट जो आता है, मवाद जो आता है, उसको रोकने में अब तक नाकाम क्यों है रियाज साहब? देखिए ये आप आते, अगर कोई वीडियो आता है, वीडियो पर रिपोर्ट होता है,
उससे पहले आपके पास एक बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है, जी हाँ। प्लेटफॉर्म्स हैं आपके पास, और आप जांच कर सकते हैं। वो जांच, वीडियो की जांच करके आप वो वीडियो को अपलोड होने से अगर रोक दे, तो अगर नफरत ये फैलाने में नाकाम रहेंगे। और फिर देखिए, इनकी ये सियासी दुकान है नफरत फैलाना। अगर ये जिंदा है, इनकी रोटी रोजी अगर चल रही है, तो देखिए इनकी रोटी रोजी भी जो है मुसलमानों से नफरत के हवाले से चल रही है। जी हाँ। वो उसके जिम्मेदार, उसको पहुंचाने वाले जो रोटी रोजी है उन्हें, वो भी मुसलमान ही है, क्योंकि जितना जहर मुसलमानों के खिलाफ ये उगलेंगे और उतनी आमदनी उनको होगी। अरे मेरे भाई, आप अगर ये बकवास कर रहे हैं, ये इश्तियालंगेज़ी कर रहे हैं, इसके बजाय आप हिंदू नौजवानों के लिए तालीमी वसाइल का इंतज़ाम कीजिए, तरक्की के इंतज़ाम कीजिए, रोज़गार का इंतज़ाम कीजिए, बेरोज़गारी से उन्हें बचाइए और माशरे में अमन लाइए। रेप केसेस इस कदर ज़्यादा हो रहे हैं। आप खुद शिवधर रेड्डी जो हमारे DGP हैं, उन्होंने कहा कि 248 खवातीन का कत्ल हुआ है 2025 में। इस तरह लोगों को बचाइए आप। देखिए रियाज साहब, अगर कहा वो मुसलमान हो या फिर गैर मुस्लिम हो, अगर वो तालीमी याफ्ता हो जाएंगे तो फिर ये कायदीन से सवाल करेंगे। जी जी। इसी वजह से आप देखिए पुराने शहर में जो है स्कूलों की हालत जार क्या है। सरकारी स्कूल बंद हो गए हैं पुराने जी शहर जी। से। गुंजान आबादी मुसलमानों की है, उसके बावजूद भी आप पुराने शहर, तो वैसा ही राजा सिंह का भी हाल है। उनके हल्के में कोई सरकारी स्कूल मौसर नहीं है। वहाँ पर अगर वो अपनी ही बरादरी के, लोधा बरादरी के लोगों को वहाँ पर मुफ्त तालीम फराहम करा सकते हैं, इस तरीके की सोच उनकी नहीं है। तफरीक पैदा करने का काम सियासी कायदीन की ये दुकान है, तफरीक पैदा करना। उसी के हवाले से काम करते रहेंगे, अपनी रोटी रोजी चलाते तो रहेंगे। बहरहाल अपनी दुकान में तफरीक और तकसीम का माल रखते हैं। तो बहरहाल इनको आपको ये भी बता दूं कि खुद बेचारा वो तालीम याफ्ता नहीं है, तो क्या दूसरों को तालीम दिलाएगा। वैसे भी आप देखिए छापामार कार्रवाइयों की अगर ये बात करता है, तो क्या जिस रियासत में वो बात कर रहा था उसकी पुलिस की जिम्मेदारी नहीं बनती? क्या पुलिस वहाँ की बुजदिल है? क्या उसने अपने हाथों में चूड़ियाँ पहन रखी है कि इस तरह के अनासिर को खुली छूट दे रही है? वो चैलेंज कर रहा है, छापामार कार्रवाइयों का मनसूबा बनाने की बात कर रहा है, और तुम है कि उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं करते। तो इसका मतलब है, एक तो बुजदिली से नहीं कर सकते, या डरपूक होने की वजह से नहीं कर सकते, या दूसरी वजह यह होती है कि आप पर जो हुकूमत का दबाव है उसकी वजह से आप नहीं करते। पुलिस अगर हुकूमतों के दबाव में काम करने लगी तो यकीन मानिए किसी के साथ इंसाफ नहीं हो सकता। उसी तरह जिस तरह आपने देखा कि उन्नाव रेप केस में जो विक्टिम है लड़की, उसके बाप को कत्ल कर दिया गया था, और आज हाल यह है कि उसे जमानत भी दी गई थी। हम सलाम करते हैं सुप्रीम कोर्ट को। सुप्रीम कोर्ट ने उस जमानत पर जो हाई कोर्ट ने दी थी, और वो जज, मैं समझता हूं कि बेचारे ने किस बुनियाद पर उसे अबूरी जमानत दी थी या इंटरिम यानी बेल मंजूर की थी, पता नहीं, दबाव में था या अजीब गरीब अंदाज है। तो बहरहाल हम इसका बाद में खुलासा भी करेंगे। लेकिन एक बात है कि उस पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी, जिसके लिए हम सलाम करते हैं सुप्रीम कोर्ट को कि बहुत अच्छा काम किया है। तो बहरहाल नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट को ऐसे केसेस में भी इसी तरह की कार्रवाई करनी चाहिए। जैसे मिसाल के तौर पर आप देखेंगे कि मस्जिदों के नीचे मनादिरें या मनादिर जो हैं वो तलाश की जा रही है। संभल की मस्जिद अंदाज़ा लगाइए कि उसे मंदिर बनाने की कोशिश की जा रही है। ये जो फिरका परस्त दरिंदे हैं, ताजमहल को भी मंदिर करार देते हैं, तेजू महल करार देते हैं। तो ये जो पागलों का इलाज जरूर करना चाहिए, और इस सिलसिले में पुलिस और अदलिया ही इनका इलाज कर सकती है। तो बहरहाल नाज़रीन, हम आपको लिए चलते हैं कामारेड्डी। आप देखेंगे कि रियासत तेलंगाना का एक अहम हिस्सा है, और वहाँ पर से जो खबर आ रही है वो ये है कि कामारेड्डी के एक खेत में बम फट पड़ा, जिसके नतीजे में एक कुत्ता हलाक हो गया। तो बहरहाल आप अंदाजा कीजिए कि कुत्ते की मौत ऑन द स्पॉट हुई है, और वहाँ उसके बाद बेचैनी फैल गई और पुलिस भी पहुँच गई। और ये कहा जाता है कि ये जो वाक़या पेश आया है सयागौड़ नामी एक किसान के खेत में, जो गरगुल विलेज में वाक़ है, वहाँ पर पेश आया है। इस वाक़े के बाद वहाँ पर के मुकामी लोगों में और किसानों में बेचैनी फैल गई, और फिर उन लोगों ने ये इल्ज़ाम आयद किया कि उनके खेतों में बम के नामालूम अफराद बम नस्ब कर रहे हैं। अब अंदाज़ा कीजिए, चलिए कुत्ता जद में आ गया है, अगर इंसान जद में आकर मरता तो कितनी ख़तरनाक बात होती। जी, यकीनन अफसोसनाक बात होती, ख़तरनाक बात होती। और जो है ये जो वाक़या पेश आया है, जब तक इस पर पुलिस की रिपोर्ट नहीं आ जाती, तहकीक़ात मुकम्मिल नहीं हो जाती, कोई भी किसी भी किस्म की बात करना जो है वो शुकूक और शुबात में मज़ीद इजाफा का सबब बन सकता, बदगुमानियों में इजाफे का सबब बन सकता है। ये वाक़या पेश आया है। देखिए, जो भी जिस इलाके का आपने तज़किरा किया है कामारेड्डी का, वहाँ पर माइनिंग वगैरह भी वो इलाक़ों में होती है।
तो शायद हो सकता है कि माइनिंग का कोई सामान वहां पुलिस तक ने पहुंच बम गया। कहा है। बम कहा है पुलिस ने। इब्तिदाई तहकीकात जी के इब्तिदाई जो तासुरात है पुलिस के होती है, रिपोर्ट अभी आना बाकी है। जी 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 पूरी कंप्लीट फॉरेंसिक रिपोर्ट के बाद, जब फॉरेंसिक रिपोर्ट आएगी तो रिपोर्ट के बाद जो नताइज निकल कर सामने आएंगे उस पर कुछ कहना जो है ठीक रहेगा, वरना किसी भी किस्म का जो बयान है वो क़ब्ल अज़ वक्त करार दिया जी जाएगा। जी लेकिन शहरियों को, हुकूमत को भी एहतियात करना चाहिए। अगर बम वाकई बम है, वो फॉरेंसिक रिपोर्ट जी के मुताबिक अगर बम इलाकों में, उन इलाकों में आए जहाँ पर किसान खेती बाड़ी कर रहे हैं, तो इस तरीके के सामान जो है वो शहरों तक पहुँचने, टाउन तक पहुँचने में देर नहीं लगेगी। चौकसी जो है उसको इख्तियार करना चाहिए, एहतियात बरतनी चाहिए। और जो सिक्योरिटी इंटेलिजेंस की जो जिम्मेदारान है, इंटेलिजेंस के जिम्मेदारान को जो है अपना काम बखूबी अंजाम देना चाहिए। बहरहाल नाज़रीन, आपको बता दूं कि देवनीपल्ली पुलिस स्टेशन में इस बारे में शिकायत दर्ज कर दी गई है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तहकीकात का आगाज़ कर दिया है। वैसे भी नाज़रीन, जब हम फ़िरका परस्तों की बात करते हैं तो आप देखिए कि उत्तर प्रदेश सारी दुनिया में बदनाम हो गया है, और ख़ास तौर पर चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ को इसका क्रेडिट जाता है। और वो जिस अंदाज में मुस्लिम दुश्मन इकदाम करते हैं, यानी मिसाल के तौर पर आप देखेंगे कोई अगर CAA के खिलाफ एहतजाज करता है तो उसके घर पर बुलडोजर चला दिए जाते हैं, और BJP के खिलाफ आवाज़ उठाता है तो उसके घर को भी उसका नामो निशान मिटा दिया जाता है बुलडोजर के जरिए। और कई ऐसे हाल अरसे के दौरान आपने देखा कि सियासतदानों को, मुस्लिम सियासतदानों को, मुस्लिम जो डॉन्स होते हैं उनको भी हलाक कर दिया गया, और कभी किसी को जहर देकर तो कभी किसी को गोली मारकर मौत की नींद सुला दिया गया है। ये तासुब और जानिबदारी की बदतरीन मिसाल है। और आप ये देखेंगे कि उनके खिलाफ जो 40 मुकदमात थे, उन्होंने वो मुकदमात को वापस अपने खिलाफ जो दर्ज किए गए थे उसे भी वापस ले लिया। BJP कायदीन के खिलाफ जो मुकदमात दर्ज किए गए थे उसे भी वापस ले लिया गया है। मुजफ्फरनगर की अब अगर बात करते हैं तो वहाँ पर जिस तरह का फसादात हुए थे, और वहाँ मुस्लिम ख़वातीन की, बच्चियों की जिस तरह इस्मत रेज़ी, इज्तिमाई इस्मत रेज़ी के वाक़यात पेश आए थे, सिर्फ सर्दी के नतीजे में 50 से ज़ायद बच्चों ने अपनी ज़िंदगियाँ, मासूम बच्चों ने अपनी ज़िंदगियाँ दे दी थी, यानी कुर्बान कर दी थी। तो आपको बताना है कि वैसे मुकदमात में, यानी संगीन मुकदमात में मुलविस लोगों के भी मुकदमात इस योगी आदित्यनाथ ने वापस ले लिए, क्योंकि वो BJP के हमदर्द थे, BJP के भक्त थे, या BJP के लीडर थे, उन्हें भी वजीर भी बनाया गया। तो बहरहाल इसमें एक रुकने पार्लियामेंट भी था। तो बहरहाल नाज़रीन, आपको ये बता दें कि अब वहाँ इस कदर जहर फैलाने के बावजूद भी आप देखेंगे कि अगर कोई एक यानी लावारिस हो या इसका कोई वारिस ना हो, वो मर जाता है, वो गैर मुस्लिम है और वो मर जाता है, तो फिर समझिए कि उसके पास कोई हिंदू नहीं भटकता। यहाँ तक कि योगी आदित्यनाथ तो बहुत बड़ी बातें करते हैं, उसके करीब नहीं जाते। तो बहरहाल वहाँ आप देखेंगे कि एक शख्स, सहारनपुर हम आपको लिए चलते हैं, जहाँ के एक गाँव में वहाँ के एक मुकामी कारपोरेटर के बेटे गुलफाम अंसारी और उनके साथियों ने एक 40 साला गैर मुस्लिम मैकेनिक है जिसका नाम अजय साहनी है, और अजय साहनी की मौत हो जाती है। वो गुर्दों के आर्जे में मुब्तला था, वो मौत हो जाती है उसकी, और फिर उसके रिश्तेदार उसके करीब नहीं आते। तो बहरहाल गुलफाम अंसारी और उनके साथी उनकी आखिरी रसूमात अंजाम देते हैं। तो आप अंदाज़ा कीजिए कि क्या चीफ मिनिस्टर को शर्म आनी नहीं चाहिए इस वाक़े पर कि वो तो एक अलग काम कर रहे हैं, और ये जो गुलफाम अंसारी है वो मोहब्बत का पैगाम दे रहे हैं, मुरव्वत का पैगाम दे रहे हैं, हमदर्दी का पैगाम दे रहे हैं, और ये बता रहे हैं कि इंसानियत क्या होती है। इंसानियत ये नहीं दिखती कि कौन हिंदू है, कौन मुसलमान, कौन सिख है, कोई ईसाई है। अगर कोई मर जाए, उसके रिश्तेदार भाग जाएं, तो फिर समझिए कि मुसलमान ही आगे बढ़कर बहैसियत एक इंसान अपने फ़र्ज़ का या पूरी तरह फ़र्ज़ अपना अदा करता है। तो बहरहाल इन लोगों को मैं समझता हूँ कि फ़िरका परस्त दरिंदों को जो मुसलमानों के खिलाफ जहर फैला रहे हैं, उन्हें भी चाहिए कि इंसान बन जाइए, इंसानियत की बुनियाद पर काम कीजिए, क्योंकि जो सारी दुनिया है वो खुद खुदा का एक कुंबा है। यकीनन एक पैगाम बेहतरीन गुलफाम अहमद और उनके साथियों ने सहारनपुर में दिया है। देवबंद के रहने वाले थे अजय कुमार सियानी, 40 साल मैकेनिक, और लावारिस थे। और फिर कमाल की बात यह है कि वो उनके आखिरी रसूमात में शरीक होने वाले कुछ लोग थे। 3 दिन तक उनके घर पे मुतवफ़ी जो अजय कुमार सियानी है उनके घर पर तो क़याम किया था। तो वो क़याम करने वालों के खाने पीने का इंतज़ाम भी गुलफाम अहमद और उनके साथियों ने किया। तो ये इंसानियत का पैगाम है, और ये पैगाम वही दे सकता है जो इंसानियत को समझ सकता है, जिसको मतलब अपने माँ बाप से, भाई बहनों से, बीवी बच्चों से जिसको मोहब्बत है, ये वही पैगाम दे सकता है। और वो उनके पास जो मतलब जो बीवी का है ना बच्चे का है, उसके पास जो है आप उससे किसी भी किस्म के इस तरीके के इंसानियत नवाजी के पैगाम की तवक्को नहीं कर सकते। रियाज साहब, आपको याद दिला दूं, कश्मीर का एक वाकया हुआ था। ना सिर्फ गुलफाम अहमद का हम जिक्र करेंगे, कश्मीर का एक वाकया हुआ था जहां पर एक मुस्लिम सहाफी
मुस्लिम सहाफ़ी की हुकूमत के खिलाफ में रिपोर्टिंग करने की वजह से उसका घर मुनहदम कर दिया गया था। तो एक हिंदू उसका पड़ोसी है, पंडित, और उसने अपनी जमीन जो है वो मुसलमान सहाफी के हवाले करते हैं। ये मतलब मेरा भाई है, मैं इसको बेघर नहीं देख सकता। इस तरीके का पैगाम मुसलसिल, देखिए, लाख नफरत आप फैला ले। पंजाब की बात कीजिए, पंजाब की एक खातून, सिख खातून ने मस्जिद के लिए 5 मरले जमीन दी। जी, आप देखिए, तो ये ऐसी कई मिसालें। ये हिंदुस्तान गंगा जमुना तहजीब का एक बहुत बड़ा मरकज है, उसमें जहर के कुछ फूल उगाने की बीजेपी, आरएसएस, बीएचपी, बजरंग दल कोशिश कर रही है। जहर के कुछ कांटे, यकीनन फूल जो है हमेशा खुशबू देता है। तो ये जो कोशिश कर रहे हैं ये नाकाम होंगे यकीनन एक दिन। फिलहाल जो है वो अपने मकासद में कामयाब हो रहे हैं, उनके अपने नापाक अज़ाइम में कामयाब हो रहे हैं। मुझे यकीन है, हिंदुस्तान के जमहूरी निज़ाम पर यकीन है, हिंदुस्तान की अक्सरियत है रियाज साहब, सेक्युलर जहन के, जो ना सिर्फ इंसानियत नवाज मुसलमान है बल्कि इंसानियत नवाज हिंदू बरादरान भी है, सिख बरादरान भी है, जैन भी है, ईसाई भी है। ये गुलदस्ता, खूबसूरत गुलदस्ता है जिसमें जहर घोलने की कोशिश मुसलसल की जा रही है। खास तौर पर 2014 के बाद जो है ये कोशिश तेज हो गई है, मगर मुझे यकीन है इस मुल्क के आईनी, इस मुल्क के जमहूरी अक़दार इस मुल्क को जहर आलूद होने नहीं देंगे। बहरहाल बहुत आपने अच्छी बात कही है कि सब अच्छे बुरे तो होते हैं। मिसाल के तौर पर अगर कहीं मोदी है, अमित शाह है, तो फिर आप देखेंगे कि राहुल गांधी भी है, प्रियंका गांधी भी है, तो अच्छे बुरे तो रहते हैं हर तरफ, चाहे वो जमहूरियत में हो, चाहे मुल्क में हो, चाहे माशरे में हो, चाहे मजहब में हो। तो बहरहाल नाज़रीन, आपको बता दें कि जैसा कि हमने आपको पंजाब की भी एक मिसाल पेश की, जहाँ पर एक सिख खातून ने मस्जिद के लिए 5 मरले ज़मीन बतौर तोहफा, बतौर अतिया पेश कर दी। और आपको ये बता दें कि खुद कोरोना जो वायरस की वबा यानी आलमी वबा फैली थी, उस वक्त आप देखेंगे कि तबलीग जमात पर मुख्तलिफ बहानों से इल्ज़ामात आयद किए गए थे। बेचारा अरविंद केजरीवाल भी अजीब गरीब बातें कर रहा था, जो अपने आप को बहुत बड़ा सेक्युलर कहता है, लेकिन आप देखें कि बनिया जो के बारे में अक्सर ये कहा जाता है, हम तो नहीं कहते, लेकिन वो अपने मफादात की यानी निगहबानी कर लेता है या मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करता है। हम तो बनिए भी जो भी हैं उनका एहतराम भी करते हैं, इसलिए कि गांधी जी खुद आप देखेंगे कि उसी बनिए के ज़ात से ताल्लुक़ रखते थे। तो बहरहाल वो बेचारा भी अजीब गरीब बातें करने लगा था, उसे पता नहीं IRS होने के बावजूद भी वो ये भूल गया था कि तबलीग जमात में इंसानियत को किस तरह अहमियत दी जाती है, इस्लाम को किस तरह अहमियत दी जाती है। आप अंदाज़ा जी कीजिए कि कोरोना वायरस के वक्त जो लोग मर रहे थे, अगर माँ मरती तो बेटा घर को लॉक डालकर बाहर भाग जाता, अगर बाप की लाश लाई जाती तो बेटा घर के अकबी दरवाजे या पीछे दरवाजे से निकल जाता, रिश्तेदार निकल जाते। तो आप अंदाजा कीजिए किस तरह मुसलमानों ने उनके आखिरी रस्मात अंजाम दी, यहाँ तक कि अपना खून दिया, अपना प्लाज्मा तक दिया। यकीनन दिया था। वो तो एक नफसा नफसी का दौर था, उसमें भी कोई एक दूसरे को कोई पहचानने के लिए तैयार नहीं था। लाशें जो है वो जलाने के बजाय तालाब, गंगा नदी में बहा दिए जा रहे थे, लाशों को फेंक दिया जा रहा था। वैसे माहौल में एक ग्रुप था मुसलमानों का, वो हिंदू भाइयों के भी आखिरी रसूमात अंजाम दे रहा था उनके तरीके से, मुसलमानों के भी नाशों को ले जाकर वो दफनाने का काम कर रहा था। इंसानियत नवाजी, देखिए, मौत तो बरहक है रियाज साहब, हर आदमी को मरना है, मगर जिस तरीके की वो वक्त इम्तिहान का था, वो जो कोरोना वायरस का जो पीरियड गुजरा है वो वक्त जो है वो बड़ा ही इम्तिहान का वक्त था, लोगों की पहचान का वो वक्त था। हुकूमतें जो है वो, हमारी हुकूमतें असलाहत के बजाय, आवाम को सहूलतें बजाने के मतलब फराहम करने के बजाय थालियाँ बजाने, घंटियाँ बजाने और प्लेटा बजाने पर काम पर मामूर कर दिया था वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने। बेहतरीन, अब देखिए, ये अफसोस होता है कम तालीमी याफ्ता लोगों का, अगर कोई कुर्सी सदारत पर फायज हो जाते हैं, जो इस किस्म के हालात को समझने से वो कासिर है, तो फिर वो जो है हर चीज़ को नफरत की बुनियाद पर तब्दील करते हैं। जैसा कि आपने कहा था तबलीगी जमात का वाक़या, तबलीगी जमात इतना हवा खड़ा किया गया, ये मीडिया जो है वो मौलाना साद के मुतालिक इस किस्म की बदगुमानियाँ पेश की गई, उन्हें सबसे बड़ा मुजरिम के तौर पर पेश किया गया। अब जब तहकीकात मुकम्मिल हुई, अदालती फैसले आए, तो फिर अदालती फैसले वो तमाम लोगों पर के मुंह पर तमाचा रहे। देखिए, अब वहां पर किसी भी किस्म का कल्प्रिट, एक तबलीगी जमात के एक रुकन को भी किसी भी किस्म का जिम्मेदार, वाकई का जिम्मेदार नहीं ठहराया, बाइज्जत बरी किया, तमाम के तमाम बाइज्जत बरी हुए। देखिए, आलमी सतह पर
आलमी सतह पर जो थू-थू हुई है हमारी, जो हमारी तजलील हुई है, हमारे मुल्क की जो तजलील, क्योंकि बैरूनी मुल्क से जो ममालिक से जो लोग आए थे उन पर मुकदमा दर्ज किए गए, उन्हें अदालत के चक्कर काटने पर मजबूर किया गया। आखिर में जब वो वापस गए तो यकीनन जो अपने अपने ममालिक जो वापस गए हैं वहां पर वो जो हुकूमत ने उनके साथ जो नारवा सुलूक किया है, नाजेबा बर्ताव किया है पुलिस ने, क्या उसका वो तस्करा नहीं करेंगे? क्या वो उनके लिए एक तारीख नहीं बन चुका है? बिल्कुल बिल्कुल, एक अच्छा तासुर लेकर नहीं गए। बहरहाल नाज़रीन, आपको बता दूं कि जहाँ तक हमारे वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का सवाल है, आपने देखा कि कोरोना वायरस हो या कुछ भी परेशानी होती है तो थालियां बजाते हैं, तालियां बजाते हैं और चिराग जलाते हैं, दीप जलाते हैं, रोशनी करते हैं, यानी बत्ती और जलाते हैं और बत्ती बुझाते भी हैं। तो बहरहाल नाज़रीन, मैं समझता हूँ कि हर यानी वायरस के लिए इस तरह का अगर तरीका इख्तियार किया जाए तो हिंदुस्तानियों को ख़ास तौर पर उन सियासतदानों के, उन हुक्मरानों के खिलाफ बत्तियाँ बुझाना चाहिए और थालियां बजाना चाहिए, खास तौर पर एक प्रोग्राम मुनक्किद करते हुए, एक वक्त मखसूस करते हुए जो हिंदुस्तान में बेरोजगारी बढ़ाने का बायस बन रहे हैं, हिंदुस्तान में करप्शन बढ़ाने का बायस बन रहे हैं और हिंदुस्तान में आप देखेंगे फिरका परस्ती बढ़ाने का बायस बन गए हैं। तो बहरहाल इस मामले में कौन आते हैं आप अच्छी तरह अंदाजा कर सकते हैं। तो बहरहाल नाज़रीन, एक और खबर की जानिब हम आपको लिए चलते हैं। हैदराबाद फरखंदे बुनियाद। हैदराबाद को क्लीन सिटी कहा जाता है, हैदराबाद को हेल्थ सिटी भी कहा जाता है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि आप देखेंगे कि खास तौर पर हैदराबाद में और खास तौर पर पुराने शहर में कैंसर के मरीजों की तादाद में मुसलसल इजाफा होता जा रहा है। मुंह का कैंसर, खास तौर पर गुटखे का जो खाते हैं उन्हें मुंह का कैंसर होता है और हलक का कैंसर होता है। तो ऐसे कैंसर के वाकयात में बहुत ज्यादा इजाफा हो रहा है और नौजवान बहुत ही कम उम्री में इस तरह के आदात का यानी गैर गलत आदात का शिकार होकर कैंसर का शिकार हो रहे हैं और कब्रिस्तान पहुंच जा रहे हैं, यानी उनकी जिंदगियों का खात्मा हो रहा है। दूसरी तरफ हमारी मुलाकात कुछ माहिर अमराज कैंसर से हुई तो उन्होंने बताया कि हैदराबाद में ब्रेस्ट कैंसर भी बड़ी तेजी से बढ़ रहा है और इस मामले में खवातीन को एहतियात करने की जरूरत है। इन लोगों का यह भी कहना था कि सर्विकल कैंसर, जो रहम का कैंसर कहा जाता है, उसे रोका जा सकता है, बच्चेदानी का जो कैंसर होता है उसे रोका जा सकता है। उस मामले में जो नौजवान लड़कियां हैं उन्हें टीके दिलाना चाहिए, ये कहा जा रहा है। लेकिन हमारे मुस्लिम माशरे में इस तरफ कोई तवज्जो नहीं दी जाती। दावतों पर, शादियों में जो डिशेस रखे जाते हैं उस पर ज्यादा तवज्जो रखी जाती है। अब एक नया ट्रेंड अब चलने वाला है, अब शादी खाने भी बंद होंगे, क्योंकि आप देखेंगे अगर कोई बड़ा आदमी अपनी शादियां शादी खानों में करता है तो लोग गरीब भी शादी खानों में करने लगे, क्योंकि पहले घरों के पास ये शादियां हुआ करती थी, घरों के पास जो खुले हिस्से हुआ करते थे वहां पर शादियां हुआ करती थी और लोग अपनी बेटियों को अपने घरों से रुखसत किया करते थे और वलीमे भी होते तो घरों के पास होते। लेकिन अब देखें शादी खानों में हो रहे हैं, क्योंकि बड़े लोगों ने शादी खाने में ये काम शुरू कर दिया है। अब होटलों में हो रहे हैं, अब ये ट्रेंड जो है ये जोर पकड़ेगा, अब होटलों में लोग शादियां और वलीमे करने लगेंगे और ये जो शादी खाने हैं वो बंद हो जाएंगे। तो इस तरह मुझे लगता है ये होटलों की बात जहाँ तक है, 5 सितारा होटलों में इस किस्म की शादी तकारीब हो रहे हैं। देखिए इसराफ पर मुसलसिल रोज़नामे सियासत की जानिब से मुदीर आला रोज़नामे सियासत जनाब जाहिद अली ख़ान साहब की जानिब से एक बड़े पैमाने पर एक तहरीक भी चलाई गई और इस पर शऊर बेदारी की मुसलसिल कोशिश भी की गई। देखिए रियाज साहब, आपने कहा कि अमराज, देखिए अल्लाह ताला की तरफ से ये अजाब, इसको हम तसव्वुर करते हैं, क्योंकि जिस जहाँ पर जो है अल्लाह के अहकामात की नाफरमानियाँ होती है वहाँ पर इस किस्म के अजाबात जो है अजाब आना लाजमी हो जाता है, ख़ासतौर पर मुसलमानों के लिए। और फिर देखिए आप अगर गुटखा खा रहे हैं, आपको पता है कि बाज़ाब्ता एक वार्निंग उस पर, गुटखे की पूड़ी पर, सिगरेट की पैकेट पर एक वार्निंग होती है, इसका इस्तेमाल करना आपकी सेहत के लिए नुकसानदेह है, फिर भी आप इस्तेमाल करते हैं। आपके मुस्कुराने की वजह मैं समझ सकता हूँ यार सब, तो उसको फिर भी आप इस्तेमाल करते हैं। आप गुटखा आप खाते हैं, आप गुटखा खा रहे हैं और फिर खाने पीने के मामलात में आपको जो तसलसल होना चाहिए, जो खाने की टाइमिंग है वो टाइमिंग आपके पास नहीं है। आप रात भर जागते हैं और दिन भर सोते हैं और जब आप सारा काम जो है कुदरत के ऐन उल्टा बरक्स कर रहे हैं, कुदरत ने आपके लिए जो निज़ाम बनाया है वो निज़ाम के खिलाफ में जाकर आप काम कर रहे हैं, तो जितने काम है वो भाई उसके लिए वो सर्वाइकल कैंसर को भी उसी कुदरत के निज़ाम के खिलाफ में जाकर आप काम करने से ये तमाम किस्म के वाक़यात रोनुमा हो रहे हैं। ये नए नए अमराज का, वो ब्रेस्ट कैंसर हो या सर्वाइकल कैंसर हो या फिर हलक का कैंसर हो या जबड़ों का कैंसर हो या ज़बान का कैंसर हो, देखिए आप जितने भी काम है कुदरत ने आपके लिए जो निज़ाम फराहम किया है उसके खिलाफ जाकर अगर आप काम करते हैं तो तमाम अमराज का आप शिकार होंगे और अगर आप ये तमाम अमराज का शिकार होंगे तो फिर
अब अंदाजा है, यकीन महंगाई है, दवाई जी जी जी। अद्वियात जो है आपके रसाई से बाहर है, इलाज जो है आपकी रसाई से बाहर है। हुकूमतें भी कुछ ऐसी नहीं है कि आपको मुफ्त इलाज की सहूलतें फराहम कर सके। तो लिहाजा आपको एहतियात करना चाहिए। वो तमाम चीज़ें जो मना की गई हैं, जिसको खाने से सेहत को नुकसान होता है, ख़ास तौर पर नौजवानों के लिए मेरा ये पैगाम है, आप सुबह के अव्वलिन सातों में उठें, फजर की नमाज अदा करें, कसरत को जाएं, जॉगिंग करें, वॉकिंग करें, अच्छी मतलब तग़ज़िया बख्श जो ग़िज़ाएँ होती है आप वो खाएं। घर में जो अल्लाह ने आपको दिया है आप वो इस्तेमाल करें और अपनी सेहत का ख्याल रखें। नौजवान नस्ल जो है हमारे माशरे का बहुत बड़ा मुस्तकबिल है। असासा अगर है। वो असासा है, अगर वो अगर बीमार हो जाएगा और तो यकीनन देखिए मुस्तकबिल जो है वो तारीख हो जाएगा। बहरहाल नाज़रीन, आपको बता दूं कि जहाँ तक अल्लाह ताला बीमारियों का देने वाला है, वहीं अल्लाह ताला शिफा भी देता है। और अल्लाह ताला ने जहाँ बीमारियाँ पैदा की है वहाँ दवा भी की है। लेकिन इंसान है कि तहक़ीक़ नहीं करता, इंसान गौर व फ़िक्र नहीं करता। जबकि कुरान मजीद में बार बार ये कहा जाता है कि 600 से ज़ायद मरतबा इंसान को तदब्बुर व तफ़क्कुर यानी सोचो 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 का हुक्म दिया गया है। सोचना चाहिए इंसान को, और जब सोचता है तो इंसान सही नतीजे पर पहुँचता है। वैसे भी अगर हैदराबाद में आप देखेंगे गुटखे की अगर बात है तो बेशुमार नौजवानों के इंतकाल की खबर आए दिन सुनने में आ रही है। तो ऐसे में नौजवानों को इससे यानी महफूज रखना चाहिए। और दूसरी अहम बात यह है, जो हमारी ख़वातीन हैं, ब्रेस्ट कैंसर और सर्विकल कैंसर के बारे में ये कहा जा रहा है, तो उसके लिए भी एहतियात बहुत ज़रूरी है। और ख़ास तौर पर सर्विकल कैंसर का जो मामला है या रहम का कैंसर का जो मामला है, नौजवान लड़कियों को उसके टीके दिए जाते हैं, लेकिन हमारे माशरे को इस बारे में कोई ज़्यादा शऊर नहीं पाया जाता हमारे माशरे में। तो बहरहाल नाज़रीन, हम आपके लिए चलते हैं इंटरनेशनल लेवल पर, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि हैदराबाद में आप संक्रांति जो होती है, और जैसा कि हमने आप और ज़बीउल्लाह ने कहा है कि जो हमारी गंगा जमनी तहज़ीब है, पंडित जवाहरलाल नेहरू जो हिंदुस्तान के पहले वज़ीर आज़म थे, उन्होंने हैदराबाद को मिनी इंडिया कहा था, छोटा हिंदुस्तान कहा था। तो बहरहाल ये हैदराबाद अपने दामन में हर किसी को समा लेता है और समो लेता है। और आप देखेंगे कि यहाँ मोहब्बत देता है, मुरव्वत देता है, हमदर्दी और प्यार देता है। और यहाँ की जो मेज़बानी है वो मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान के किसी मुकाम पर इस तरह की मेज़बानी या मेहमान नवाजी का आप एक यानी एक हिस्सा भी नहीं देख पाएंगे। तो बहरहाल नाज़रीन, हम आपको हैदराबाद में संक्रांति के बारे में बताते हैं। ये ऐसा त्यौहार है, अगर आप देखें पुराने शहर में 90% जो मुसलमान हैं वो पतंग उड़ाते हैं, बच्चे बहुत शौक़ से उड़ाते हैं। लेकिन अफसोस की बात है, हर साल कुछ ऐसे हादसात पेश आते हैं जिसके नतीजे में वो अपनी ज़िंदगियों से महरूम हो जाते हैं। अपनी छतों पर पतंग उड़ाते उड़ाते वो नीचे गिर जाते हैं। ऐसे मामले में ख़ास तौर पर माँ बाप को संक्रांति के मौके पर अपने जो छत होते हैं वो उसके दरवाजे बंद कर देने चाहिए और बच्चों को ये कहना चाहिए कि अगर तुम इस तरह की हरकत करोगे तो यकीन मानिए अगर कोई बच्चा मर जाता है तो माँ बाप के लिए वो जो गम रहता है बच्चे की औलाद की मौत का, वो उस वक्त तक रहता है जब तक वो खबर तक नहीं पहुँच जाते। यानी अपनी मौत तक वो गम उनके दिलों में, उनके अज़हान व क़ुलूब में ताज़ा रहता है। तो बहरहाल अब ये संक्रांति के मामले में आपको बताते हैं कि एक नई बला, एक नया परेशानी मंजर आम पर आ रही है कुछ साल से, और वो है चाइनीज़ मांझा। चीन का जो मांझा है वो बहुत ही ख़तरनाक मांझा होता है और उसके नतीजे में अगर आप जा रहे हैं कहीं गाड़ी चलाते हुए, अगर उसके जद में आप आ जाएंगे तो आपका गला कट जाता है और जिसका गला कटता है वो ज़िंदा नहीं बचता। तो ऐसे वाक़यात, 2 वाक़यात फिल वक्त पेश आ चुके हैं। लेकिन एक नौजवान को 22 टाँके लगाए गए गले पे, जबकि एक नौजवान की हालत बताया जाता है कि तशवीशनाक है। तो उस सिलसिले में उसके वालिदैन ने कहा है कि पुलिस को इस तरह के लोगों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए जिन्होंने चाइनीज़ मांझा बेचकर लोगों की ज़िंदगियों को ख़तरे में डाल दिया है। और आपको ये बता दें कि डी नागेंदर जो खैरताबाद के रुकन असम्बली है, उन्होंने ऐलान कर दिया है कि अगर कोई उनके हल्के असम्बली में ये इतला दे कि कोई चाइनीज़ मांझा बेच रहा है या फ़रोख्त कर रहा है तो उसे 5,000 रुपये का इनाम दिया जाएगा। तो बहरहाल नाज़रीन, जो मैंने कहा है कि केसरा मंडल का एक नौजवान है जिसकी उम्र जो है 19 साल है, नाम यशवंत है, वो भी चाइनीज़ मांझे की जद में आ गया है। उसकी हालत तशवीशनाक बताई जाती है। जबकि दूसरा जो नौजवान जो साकिन नवाब साहब कुंटा है, वो शमशीरगंज में ये वाक़या पेश आया और उसका गला कट गया था, लेकिन 22 टाँके उसे लगे हैं। यकीनन अफसोसनाक वाक़यात है। हालांकि चाइनीज़ मांझे पर इम्तना आयद कर दिया गया है, चाइनीज़ मांझा बेचने पर सख्त कार्रवाइयों की बात की जा रही है, मगर पिछले 2 सालों से जो है थोड़ा सा पुलिस इस मामले में, वो जो तहकीकात, जो निगरानी रखने वाले इदारे हैं, इस मामले में थोड़ा सा अपनी आंखें बंद किए हुए हैं। अचानक से पिछले साल भी चाइनीज़ मांझा जो है वो सरगर्मी में आया था, अभी भी जो है चाइनीज़ मांझा सरगर्मी में आया, क्योंकि हमें इशारा मिल गया अपनी बात को ख़त्म करने का। तो बिल्कुल मैं
कंक्लूड करूंगा यहाँ पर, थोड़ा सा सरगर्मी जरूरी है और ऊंचाई से लोग नौजवानों को पतंग पिलाने से गुरेज करना चाहिए। ऊंचे मुकामात पे से ग्राउंड, बहुत सारे ग्राउंड मैदान है, वहां से पतंगबाजी आप करें। पतंगबाजी अब एक ठीक है, हमारी तहजीब का, तेलंगाना की तहजीब का हिस्सा है, पतंगबाजी करें, उसको मजहब से ना जोड़े, खेल के तौर पर आप पतंगबाजी कर सकते हैं, मगर जो है ऊंचे मुकामात से पतंगबाजी से गुरेज करें, या फिर ऊंचे मुकामात पर से पतंगबाजी कर भी रहे हैं आप तो देखें कि वो चारों तरफ से वो हिसार बंद है या नहीं है। थोड़ा सा अपने जानो माल की हिफाजत के साथ हर खेल में आप हिस्सा लें और पुलिस जो है मुतहरिक हो जाए, क्योंकि ये जो है रियाज साहब, एक तो नौजवान जिसका आपने जिक्र किया है पुराने शहर से, वो डिलीवरी बॉय है। देखिए वो काम करने वाला बच्चा है, वो उसके अगर मेहनत के लिए बाहर निकलता है तो उसका घर चलता है। अब गला कट गया, 22 लाख के लेके घर में बैठा हुआ है तो वो जो आमदनी है उसकी बंद हो गई है। तो थोड़ा सा ये चीजों के ऊपर गौर फिक्र करनी चाहिए, पुलिस को मुतहरिक होनी चाहिए, वो तमाम इदारों को जो निगरानी करने वाले वो मुतहरिक होकर पूरे शहर से जो जहां जहां पर भी चाइनीज मांझा बिक रहा है उसको जब्त करें और कार्रवाइयां करते हुए मजीद इस किस्म के वाकयात होने से रोके। बिल्कुल आपने सही कहा है। वैसे भी ज़िंदगी एक मरतबा मिलती है और ज़िंदगी का पूरा मज़ा लेना चाहिए और आपको जिस मकसद से कुदरत ने दुनिया में भेजा है वो पूरा करना चाहिए। मिसाल के तौर पर जैसा कि मैंने आपको कहा कि ज़िंदगी एक मरतबा मिलती है और फिर ज़िंदगी का खात्मा होता है, तो हम आपको लिए चलते हैं बांग्लादेश की साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म बेगम खालिदा ज़िया अभी इस दुनिया में नहीं रही, 80 साल की उम्र में उनका इंतकाल हो गया है। तो बहरहाल नाज़रीन, इसी के साथ हम अपना प्रोग्राम खुसूसी खबरें इख्तिताम को पहुँचाते हैं। अपने मेज़बान मोहम्मद रियाज़ अहमद और मेरे साथी सैयद इस्माइल ज़बीउल्लाह को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, फिर बात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज़।